जुनूनी बंधन और अंधेरी रात की सजा ज़ोफिया ने अपने नाजुक वजूद को बस्तर के किनारे पर समटाया हुआ था। इसका दिल बेतरतीब ढूल की तरह सीने में बज रहा था। हर धड़कन इस तारीख हकीकत की गवाही दे रही थी कि आज की रात इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। इसकी शादी आम लड़कियों की तरह नहीं हुई थी। कोई खुशी की शहनाई, कोई रंगीन कहका, कोई उम्मीद भरी सुहाग रात का तस्वुर भी इसके ज़हन के करीब न फटक सका था। ये शादी नहीं थी, ये तो एक जब्र, एक सज़ा और एक सौदा था। पिछले 2 हफ्ते इसकी ज़िंदगी में तूफान की तरह आए थे। कॉलेज में इसकी सहेली सनम, जो बज़ाहिर एक अमीर और बेफिक्र लड़की थी, दरअसल एक ब्लैकमेलिंग गैंग का हिस्सा निकली। एक मामूली सी पार्टी में शिरकत ने ज़ोफिया की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। सनम और उसका साथी ज़ीशान एक नाज़िबा तस्वीर के ज़रिए ज़ोफिया को ब्लैकमेल कर रहे थे। ज़ोफिया अपनी वालदा नसीमा बेगम की अकलौती और बाहिया बेटी थी। वो इस शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर रह गई थी। नसीमा बेगम एक बीवा ने जब ये कहानी अपने बड़े जेठ हैदर साहब, उमरान हैदर के वालिद, को बताई तो हैदर साहब ने ख़ानदान की इज्जत और बदनामी का मसला बना लिया। बदनामी के दाग को मिटाने का वाहिद हल उन्होंने यही निकाला कि वे ज़ोफिया का निकाह अपने बेटे इमरान हैदर से कर देंगे ताकि वो लड़की ख़ानदान से बाहर न जा सके और सारा मामला दब जाए। इमरान हैदर, जो इस सारे ड्रामे से बिल्कुल बेखबर था, जब अचानक अपने बाप का ये फैसला सुना तो जैसे आसमान टूट पड़ा। इसकी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और इसका वीज़ा और लंदन की फ़्लाइट की टिकटें महज 3 दिन बाद की थीं। वो एक परजोश, बुलंद हौसला और ख्वाब देखने वाला नौजवान था। वो किसी मामूली लड़की से जबरी शादी करके अपने ख्वाबों की तकमील को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। इसने बगावत की, कमरे में तूफान बर्पा किया, लेकिन हैदर साहब के आगे उसकी एक ना चली। हैदर साहब ने साफ कह दिया कि अगर वो ज़ोफिया से निकाह नहीं करेगा तो वो न सिर्फ उसे आग कर देंगे बल्कि उससे बाहर जाने की इजाज़त भी कभी नहीं देंगे। इमरान हैदर मजबूरन सिर झुकाकर इस बंधन में बंध गया। ज़ोफिया इस वक्त सुहाग रात के कमरे में एक सफ़ेद कुर्ते और शलवार में मलबूस बस्तर पर बैठी थी, जो इसकी सादगी और रूह की पाकीज़गी का आईनादार था। कमरा सजा हुआ नहीं था, इसमें कोई फूलों की खुशबू नहीं थी, सिर्फ नफरत और मजबूरी की गहरी बो रची हुई थी। वो कांप रही थी, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हर बूंद इसके वजूद पर कोड़ों की तरह पड़ रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला, उमरान हैदर कमरे में दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह प्रक्षुष और विजहा था, लेकिन आज इसकी आंखों में जुनून और गजब भरा हुआ था। वो इंतहाई कीमती सोट में मलबूस था, लेकिन उसकी शख्सियत से जो रोशनी फूटती थी वो उस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी। वो एक लम्हे के लिए भी रका नहीं। इसकी नज़रें सीधी ज़ोफिया के खौफज़दा चेहरे पर पड़ें। आह, तो तुम हो वो नीहोस्त जो मेरे सारे ख्वाबों का कत्ल करके आज इस कमरे में बैठी हो। बड़ा गुरूर था तुम्हें अपनी मासूमियत पर, अपनी बेकसूरी पर। क्या समझती हो खुद को? एक ऐसी लड़की जिसकी इज्जत की बोली लग चुकी हो, जिसकी बदनामी गली गली में गूंजती हो, वो आज मेरे निकाह में है। उमरान हैदर का लहजा जहर में डूबा हुआ था। ज़ोफिया के हलक से सिर्फ एक सिसकी निकली, उमरान भाई। बस ये भाई का लफ्ज़ दोबारा तुम्हारी ज़बान से न निकले। जिस वक्त इस बेगैरती के खेल का आगाज़ हुआ था वो सारे रिश्ते टूट गए थे। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और आज की रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक मजबूर मर्द से जबरी निकाह करवाने की कीमत क्या होती है। तुम सब ने मिलकर मेरी माँ की मुस्तकबल की उम्मीदों को चकनाचौर कर दिया है, मुझे इस बंधन में जकड़ दिया है जिससे मैं नफरत करता हूँ। वो बजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इसने ज़ोफिया की कलाइयों को अपने हाथों की आहनी गिरफ्त में जकड़ लिया। ज़ोफिया के वजूद से एक दर्दनाक कराह निकली। वो अपने वजूद को समेटने की कोशिश में लर्ज रही थी। छोड़े मुझे, खुदा का वास्ता, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं आप? मेरी अल्तजा सुने। ज़ोफिया ने रोते हुए इसके सामने घटने टेक दिए। अल्तीजा नहीं, ज़ोफिया बेगम, यहाँ कोई अल्तजा नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी माँ ने ये जुआ खेला है और तुम इसका पता हो। हिसाब तो मैं तुमसे वसूल करूँगा। तुम चाहती थी कि मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाए। ठीक है, आज मैं तुम्हारे नाजुक वजूद को पामाल करके
अपने गुस्से और इज्जत की आग ठंडी करूंगा। तुमने बदनामी का दाग अपने माथे पर लगाया और आज मैं ये दाग हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दूंगा। आमरान हैदर ने शिद्दत से ज़ोफिया को बिस्तर पर गिरा दिया। कमरे की तारीकी में ज़ोफिया के आंसू और इसकी बेबसी ही वाहद गवाह थी। आमरान हैदर ने अपने जुनूनी गुस्से और हिजान में इसके वजूद को रौंदा। इसने उसे वो सब कुछ महसूस करवाया जो एक मजबूर और गजबनाक मर्द का इंतकाम होता है। ज़ोफिया के नाजुक होठों से खून रिसने लगा। इसका सारा वजूद दर्द और सदमे से साकित था। वो मुकम्मल तौर पर मगमूम और बेजान पड़ी रही, जैसे उसकी रूह को उसके वजूद से निकाल लिया गया हो। इसकी आंखों से आंसुओं के गर्म कतरे मुसलसल बह रहे थे। इसके खामोश जिस्म पर पड़ने वाली हर सख्ती इस बात का सबूत थी कि आज उसके साथ निकाह के नाम पर खुलवाड़ हुआ था। वो अपने दिफा में एक लफ्ज़ भी न कह सकी, न ही इसमें अब मुजाहमत की हिम्मत बाकी रही थी। इमरान हैदर ने जब अपने गुस्से और इंतकाम की तकमील कर ली तो वो फौरन इससे दौड़ हटा। वो इसकी तरफ एक भी लम्हा नहीं देखना चाहता था। वो बाथरूम में जाकर नहाने लगा, जबकि ज़ोफिया वहीं बस्तर पर बिखरी हुई पड़ी थी, अपने हाथों को देखते हुए, जहां इमरान हैदर की गिरफ्त के नील के निशानात अभर आए थे। कुछ देर बाद जब इमरान हैदर बाथरूम से निकला तो वो तेजी से अपना बैग तैयार करने लगा। इसने अपना पासपोर्ट और वीज़ा निकाला। वो ज़ोफिया को बता रहा था कि असल में इसकी फ़्लाइट कल सुबह की थी, मगर वो अभी और इसी वक्त ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। मैंने जो ख्वाब देखे हैं वो किसी मामूली सी लड़की की वजह से टूटेंगे नहीं। ये निकाह कागज़ का टुकड़ा था और तुम इस कागज़ी की गवाह। अब तुम यहाँ रहो और मेरे नाम की बीवी बनकर सारी उम्र सज़ा भुगतो। मेरी ज़िंदगी का रास्ता साफ हो चुका है और मैं तुम्हारी तरफ देखना भी ग्वारा नहीं करता। इमरान हैदर ने नफ़रत से भरी नज़रों से ज़ोफिया को देखा। इसने अपना बैग उठाया और बगैर किसी को कुछ बताए इस कमरे से हमेशा के लिए चला गया। वो अपने बाप से, अपनी माँ से और हर उस शख्स से इंतकाम ले रहा था जिसने इसे अपने ख्वाबों से दूर करने की कोशिश की थी। ज़ोफिया उठ बैठी, अपने लरजते और बिखरते वजूद को समेटती हुई वो बेमुश्किल बाथरूम में गई। इसका पूरा जिस्म दर्द और कपकपी से बोझल था। उसे तकलीफ से ज़्यादा इस बात का सदमा था कि जिस शख्स को वो हमेशा एक तनावर दरख्त की तरह समझती थी, एक हिफाजती साया मानती थी, आज वही शख्स इसके लिए दरंदा बनकर आया था। वो रोती रही, सिसकियाँ लेती रही, काश ये बारिश कभी रखी ना होती, कैश वो कभी सनम से न मिली होती, कैश वो यतीम ना होती। सुबह जब ये खबर पूरे घर में फैली कि इमरान हैदर किसी को बताए बगैर लंदन चला गया है तो मातम का समा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत सायरा बेगम, इमरान हैदर की माँ, को ज़ोफिया से हुई। ये सब इसी बदबख्त लड़की की वजह से हुआ है। इसकी मनहूसियत ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं इस बदकिरदार की सूरत भी नहीं देखना चाहती। सायरा बेगम ने नफ़रत से ज़ोफिया को देखा, जो सिर्फ सिसकियाँ ले रही थी और अपने बेगुनाह होने की गवाही में आसमान को देख रही थी। ज़ोफिया अब इस घर में कानूनी तौर पर बहू थी, लेकिन अमली तौर पर कैदी, और इसके ससुराल में अब जुल्म और तन्हाई का एक नया दौर शुरू हो चुका था। इमरान हैदर के जाने के बाद घर की फ़ज़ा में शदीद जहर घुल चुका था। वो पुरशन, जहाँ कभी हैदर साहब और सायरा बेगम के बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब एक वीरान और सर्द जेल में तब्दील हो चुका था। इमरान की माँ सायरा बेगम ने ज़ोफिया के वजूद को इस घर में एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ समझ लिया था। इनका मानना था कि ज़ोफिया ही वो मनहूसियत है जिसने उनके इकलौते बेटे को उनसे दूर कर दिया। वो अपनी नफ़रत को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करती थीं। इनकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ ज़ोफिया के ज़ख्मों पर नमक छिड़कता था। इमरान हैदर के जाने के बाद नसीमा बेगम, ज़ोफिया की वालदा, भी बेटी की बेदहाली और ससुराल वालों की तौनाज़नी से परेशान होकर कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को तन्हा छोड़कर अपने भाई के घर चली गई थीं, ताकि माहौल को कुछ सुकून मिले। लेकिन उनके जाने के बाद ज़ोफिया की मुसीबतों में मज़ीद इजाफा हो गया। सायरा बेगम ने फ़ौरन ही जालिम सास का रूप धार लिया था। वे ज़ोफिया को एक लम्हे के लिए भी आराम न करने देती थीं। आए न होस्ट की पूछली, बड़ी आराम पसंद हो गई हो, महारानी बहुत सो चुकी, उठो और बावर्ची खाने का काम संभालो। तुम इस घर की बहू हो, कोई मेहमान नहीं।
जो बस्तर तोड़ रही हो, सारे घर के काम तुम्हें आने चाहिए। सायरा बेगम ने एक सुबह ज़ोफिया को इस वक्त झंझोड़ा जब वो सर्दी और पिछली रात की अजियत से टूटा हुआ वजूद लिए लेटी थी। ज़ोफिया खामोशी से उठती। इसका जिस्म अब भी कमजोरी और हल्की बुखार से तप रहा था। वो सिलेटी रंग की एक बौसीदा सी कमीज और शलवार में मलबूस अपने बिखरे हुए बाल समेटती हुई बावर्ची खाने का रख करती। इसकी आंखों में बेबसी और आंसू के सिवा कुछ न था। वो किसी को ये हकीकत नहीं बता सकती थी कि इस जब्र की रात ने इसकी रूह के साथ साथ इसके जिस्म को भी तोड़कर रख दिया है। घर के तमाम काम, बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने तक, सब इसके नर्म हाथों के स्पर्श कर दिए गए थे। सायरा बेगम इसे बार बार जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तुम्हारी तरबियत में ही कमी थी, वरना किसी शरीफ घराने की लड़की यूं चौराहों पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज लंदन की सड़कों पर तन्हा है। ज़ोफिया ये ताने सुनकर सिर्फ खामोशी से सिर झुका लेती। इसकी जिंदगी अब एक ठहराव बन चुकी थी। कॉलेज, दोस्त, हंसी सब माजी का हिस्सा बन चुके थे। इसकी दुनिया सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गई थी, जहां हर दीवार से नफरत और शक की नजरें इस पर पड़ती थीं। फर्क, इमरान हैदर की छोटी बहन भी अपनी माँ के जेरे असर थी और ज़ोफिया से बात करना ग्वारा नहीं करती थी। एक माह गुजर गया और ज़ोफिया के जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां आने लगीं। वो कोई भी चीज़ खाती तो उसे फौरन किया जाती। उसे हर वक्त चक्कर आते और कमजोरी महसूस होती। एक दिन जब वो बावर्ची खाने में सालन बना रही थी तो सायरा बेगम ने उसे सख्त लहजे में गोश्त साफ करने का हुक्म दिया। जैसे ही ज़ोफिया ने गोश्त को छुआ, इसे शदीद मतली हुई और वो बेमुश्किल क़े को रोक सकी। सायरा बेगम ने उससे घूर कर देखा, लेकिन ज़ोफिया ने फौरन ये कहकर बात टाल दी कि शायद खाने की बदबू उसे अच्छी नहीं लगी। इसने अंदर ही अंदर खौफ और शक महसूस करना शुरू कर दिया था। 2 माह गुजरने के बाद ज़ोफिया की माहाना निज़ाम में शदीद खलल आया। वो अब इस हकीकत का सामना करने से डर रही थी, जिसे वो एक बदतरीन ख्वाब समझकर भूल जाना चाहती थी। जिस रात इसके साथ जुल्म हुआ था, उसके बाद इमरान हैदर के जाने से पहले इसने कोई भी एहतियाती तदबीर नहीं अपनाई थी। खौफ और शर्मिंदगी से लरसते हुए इसने एक रात चपके से घर से एक दवा लाने की कोशिश की, जिससे वो इस नापसंदीदा निशानी से निजात हासिल कर सके। मगर बदकिस्मती से इसी वक्त सायरा बेगम ने उसे गलती से नींद की गोलियों को उठाते हुए देख लिया। क्या कर रही हो तुम? ये गोलियों का डब्बा क्यों उठा रही हो? कहीं पागल तो नहीं हो गई? सायरा बेगम ने शकी नजरों से उसे देखा। ज़ोफिया के हाथों से डब्बा गिर गया। वो इस लम्हे टूटकर बिखर गई। मुझे मर जाने दें खाला, मुझे मर जाने दें। मुझ जैसी बदकिस्मत लड़की को जीने का कोई हक नहीं। वो लोग मुझे बदनाम कर देंगे। नसीमा बेगम, जो चंद दिन पहले ही वापस आई थीं, ने अपनी बेटी को गले लगाया, जो जार व कितार रो रही थी। ज़ोफिया ने रोते रोते अपनी माँ को हमल के बारे में बताया। नसीमा बेगम सदमे और गम से चौर हो गईं, लेकिन अपनी बेटी की मासूमियत पर इन्हें मुकम्मल यकीन था। ये बच्चा, ये इमरान का है। उसने जाने से पहले वो रात इसने मुझे सज़ा दी थी। अम्मी, मैंने इससे अल्तजा की थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। ज़ोफिया ने अपना दर्द बयान किया, जिस पर नसीमा बेगम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। सायरा बेगम, जो ये सारी बात सुन रही थीं, इनके गुस्से की इंतहा न रही। बस, बहुत हो चुका ड्रामा। अब तो ये बेहयाई की सारी हदें पार कर चुकी है। ये बच्चा इमरान का नहीं हो सकता। इसने तो शादी की रात उसे छुआ भी नहीं। ये किसी दूसरे का गुनाह अपने पेट में लेकर आई है और अब हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। हैदर साहब ने भी जब ये बात सुनी तो इनकी पेशानी पर बल पड़ गए। वो खुद भी शदीद शक और हैरत में थे। वो जानते थे कि इमरान हैदर इस शादी से किस कदर नफरत करता था और इसी नफरत के सबब वो इसी रात मुल्क छोड़कर चला गया था। वो कैसे यकीन कर सकते थे कि वो सिर्फ एक रात में अपनी सारी नफरत भुलाकर अपने हुकूक की तकमील कर गया होगा। देखो ज़ोफिया, मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी मासूमियत पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन हालात तुम्हारी गवाही नहीं दे रहे। जब तक इमरान खुद वापस आकर इस बच्चे को अपना नहीं कहेगा, तुम इस घर में सिर्फ एक अमानत हो जिस पर मुझे शक है। हैदर साहब ने फैसला सुना दिया। ज़ोफिया इस दिन से इस घर में कानूनी बहू से गिरकर एक मुशकूक, नौकरानी और गुनाह की पुतली बन गई थी। सायरा बेगम
अब उसे और भी ज़्यादा इज्जत देती थीं। वो दिन रात घर का काम करती, तन्हाई में रोती और इस लम्हे का इंतज़ार करती जब इमरान हैदर वापस आकर इसकी इज्जत बहाल करेगा या फिर वो खुद इस दुनिया से चली जाएगी। 6 माह गुजर चुके थे इमरान हैदर को पाकिस्तान छोड़े हुए। 6 तवील जहरीले माह गुजर चुके थे और ज़ोफिया का वजूद अब 7वें माह की दोहरी जिंदगी का बोझ उठा रहा था। इसका पेट नुमायां हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी सादगी और मासूमियत में अब एक नाकाबिल बयान थिकन और मजबूरी शामिल हो चुकी थी। साइरा बेगम की नफरत कम होने के बजाय शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। इनका हर अमल ज़ोफिया को यह एहसास दिलाता था कि वो एक धब्बा, एक गूंगी सच्चाई है जिसे घर का हर फर्द नज़रअंदाज करता है। इस घर में ज़ोफिया का दर्जा एक किराए की नौकरानी से भी बदतर था। इसे न तो हमला होने के सबब कोई रायत दी जाती थी और न ही जहनी सुकून। साइरा बेगम ये यकीनी बनाती थीं कि ज़ोफिया का हर दिन जिस्मानी मशक्क़त से भरा रहे। उन्हें ये वहम था कि अगर ज़ोफिया को काम से रोका गया तो वो मज़ीद आराम तलब हो जाएगी और उनके बेटे को मज़ीद पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में डाल देगी। उठो, ये बस्तरों की चादरें बाहर धूप में डालो। और हाँ, इस जिंदगी को तुम्हारा बाप तो आकर साफ नहीं करेगा। तुम यहाँ दूसरों का बोझ लेकर पड़ी हुई हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। साइरा बेगम का लहजा हर सुबह एक नई तलखी के साथ शुरू होता था। ज़ोफिया का जिस्म इस वक्त तप्श से लाल हो रहा था। इसके नाजुक पैरों पर सौजन आ चुकी थी और कमर का दर्द उससे उठने नहीं दे रहा था। मगर वो हर रोज उठती, वो कपड़े धोती, बावर्ची खाने में खड़ी होकर खाना बनाती और सारे घर की सफाई करती। वो खामोशी से अपनी तमाम तकालीफ को जज्ब कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने एक लफ्ज़ भी शिकायत का कहा तो साइरा बेगम फौरन ही तेश में आ जाएंगी और उसे बदकिरदार होने का तौना देंगी। ज़ोफिया की माँ नसीमा बेगम को घर आने की इजाज़त बहुत कम मिलती थी और जब भी वो आते तो दोनों माँ बेटी की मुलाकात साइरा बेगम की निगरानी में होती थी। मेरी बेटी, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारा रंग पीला पड़ गया है, तुम्हारे हाथों में हिम्मत नहीं रही, तुम्हें कोई फ्रॉड, कोई अच्छी गज़ा भी नहीं मिलती। नसीमा बेगम ने एक शाम ज़ोफिया के सिर पर हाथ फेरते हुए रोते हुए पूछा, आप चुप हो जाएं। अम्मी, मैं ठीक हूँ। वो लोग जो समझना चाहते हैं समझने दें। अगर इमरान ने वापस आकर एक बार भी कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं, तो खुदा की कसम मैं आपको दोबारा कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। ज़ोफिया का लहजा अब पुरइज़्म और तल्ख हो चुका था। जिंदगी की कड़वाहटों ने इसे लड़ना सिखा दिया था। इसके पुराने कपड़े अब पेट के फैलाव के सबब तंग हो चुके थे। सर्दी का मौसम आने वाला था और इसके पास सिर्फ एक ही बोसीदा शॉर्ट था जिसे वो हर वक्त पहनती थी। कोई इसके लिए हमल के कपड़े लाने वाला नहीं था, न कोई उसके लिए दवा या गज़ा का ख्याल रखने वाला। वो सिर्फ इस इंतकामी जुनून में जी रही थी कि या तो उसे हक मिलेगा या वो खुदकशी करके इस अजाब से नजात हासिल कर लेगी। एक दिन जब वो बर्तन धो रही थी तो सिर में शदीद चक्कर आने लगे थे। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका वजूद खाली हो रहा है। वो होंठों को भींचकर खड़ी रही, लेकिन अचानक इसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। आवाज़ सुनकर फरश, इमरान हैदर की छोटी बहन जो कॉलेज से आई थी, दौड़ती हुई बावर्ची खाने में आई। ज़ोफिया को बेहोश देखकर फरह का दिल दहल गया। साइरा बेगम इस वक्त पड़ोस में गई हुई थीं। फरिश ने पहली बार इंसानियत की नज़र से ज़ोफिया को देखा। वो हैरान रह गई कि ये मासूम सी लड़की जो हमेशा अपने आप में गुम रहती है, क्या वाकई इतनी बदकिरदार हो सकती है जितना उसकी माँ कहती हैं। फरिश ने फौरन अपने वालिद हैदर साहब को फ़ोन किया और उन्हें घर बुलाया। हैदर साहब आए और घबराकर ज़ोफिया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ज़ोफिया का मायना किया और फरीह और हैदर साहब को सख्त डांट पलाई। क्या आप लोग उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते? इसका खून बहुत कम हो चुका है और उसका जिस्म मुशक्क़त बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। आपकी बहू कमज़ोरी की अंतहा पर है। अगर आपने उसका ख्याल न रखा तो इस बच्चे को खतरा हो सकता है। फरज शर्मिंदगी से सिर झुका गई। वो डॉक्टर को ये नहीं बता सकती थी कि ये सब इसकी माँ के जुल्म की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने ज़ोफिया की डिलीवरी की मुतवक्का तारीख भी दे दी, जिसमें अब सिर्फ 20 दिन बाकी थे। घर आकर हैदर साहब गहरी सोच में डूब गए। इन्हें ये बात कबूल करने में दिक्कत हो रही थी कि उनके बेटे का बच्चा ही
इस घर में आ रहा है। लेकिन ज़ोफिया की बेबसी और आंसुओं को देखकर उनका दिल भी पसीज रहा था। उन्होंने सायरा बेगम को सख्त लहजे में ताकीद की कि अब वो ज़ोफिया से काम नहीं करवाएंगी। सायरा बेगम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। आप इस हरामी का साथ दे रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। बहुत जल्द मेरा बेटा आएगा और वो आकर खुद ही इस जिंदगी की पोटली को तलाक देकर घर से निकाल देगा। तब आपको मेरी बात का यकीन आएगा। सायरा बेगम की ज़बान पहले से भी ज़्यादा तल्ख हो गई, लेकिन अब ज़ोफिया ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। एक दिन जब सायरा बेगम ने उसे एक बदतरीन ताना दिया तो ज़ोफिया ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, चली जाऊंगी खाला, ज़रूर चली जाऊंगी। मैं भी आपके बेटे के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर उसने आकर कह दिया कि ये बच्चा उसका नहीं तो खुदा की कसम मैं एक पल भी यहाँ नहीं रखूंगी। मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तब तक आपको खामोश रहना पड़ेगा। ज़ोफिया के उस बेबाकाना जवाब पर सायरा बेगम सकते में आ गई। ज़ोफिया की तन्हाई और मुशक्क़त ने इसे मजबूत बना दिया था। वो अब किसी भी अज़ियत का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इसकी ज़िंदगी का सारा अर्तिकाज़ अब सिर्फ एक ही बात पर था, अपने बच्चे को दुनिया में लाना और फिर इस हक की जंग जीतकर अपनी इज्जत बेहाल करवाना। दिन, हफ्ते और फिर महीने पर्दे में लपटे गुजर गए। ज़ोफिया को 9वां महीना लग चुका था। इसका वजूद अब मुशक्क़त और बेअतनाई के सबब मज़ीद कमज़ोर हो चुका था। इसके पास पहनने के लिए अब भी वही पुराने और बुसीदा कपड़े थे और कोई इसके हमल के आखिरी दिनों में इसका ख्याल रखने वाला नहीं था। वो बस खामोशी से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब किस्मत उसकी ज़िंदगी का अगला पत्ता खोलेगी। डॉक्टर की दी हुई तारीख को 20 दिन बाकी थे। सायरा बेगम अब भी अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में जी रही थीं, इस यकीन के साथ कि इमरान हैदर आकर इस नाजायज़ बोझ को घर से निकाल दे। फिर एक गैर मामूली शाम थी। ज़ोफिया लांच में झुककर फर्श की सफाई कर रही थी। आने वाले दिनों की अजियत के खौफ से इसका दिल डूबा जा रहा था। इसे ये गुमान भी नहीं था कि इस शाम इसकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब आने वाला है। दरवाज़ा खुला। इमरान हैदर अंदर दाखिल हुआ। वो अपने हाथों में एक छोटा सा बैग थामे हुए था। इसकी वापसी का किसी को कोई इल्म नहीं था। इसकी कंपनी ने उसे एक गैर मुतवक्का कारोबारी दौरे पर पाकिस्तान भेज दिया था और वो ये मौके ज़ाय नहीं करना चाहता था कि अपने खानदान वालों से मिले बगैर ही वापस चला जाए। जिस लम्हे इमरान हैदर ने घर में कदम रखा, इसकी नज़रें सीधी सामने झुकी हुई ज़ोफिया पर पड़ीं। ज़ोफिया भी डस्टर हाथ से गराकर साकित खड़ी हो गई। वक्त जैसे थम गया था। इमरान हैदर ने उसे इस हालत में देखा। आखिरी महीने की हामिलार, पोसीदा काले कपड़े पहने हुए, फैला हुआ वजूद और चेहरे पर छाई हुई शदीद थिकन और मायूसी। लंदन की पर आसाइश जिंदगी गुजारने के बाद इमरान हैदर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इसे इस ज़ल्लत और मशक्क़त की हालत में देखेगा। उसका दिल एक पल के लिए ज़ोर से धड़का। ज़ोफिया के चेहरे पर खौफ के साए लहराए। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी वापसी का क्या मतलब है। फ्रेश, जो करीब ही बैठी थी, अपने भाई को देखकर खुशी से चलाई। अम्मी, भाई आ गए। सायरा बेगम दौड़ती हुई आईं और जुनूनी खुशी के आलम में इमरान हैदर से लपट गईं। मेरा बेटा, मेरा चांद, तेरी माँ ने कितना इंतजार किया तेरा। सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। बेटा, इसने तेरे घर वालों से तेरा ताल्लुक तोड़ दिया। तूने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। सायरा बेगम रोए जा रही थीं और इमरान हैदर को प्यार कर रही थीं, लेकिन उनकी नज़रें बार बार ज़ोफिया पर जा रही थीं, जो कमरे के एक कोने में एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ी थी। ये क्या हाल बना लिया है उसने? इमरान हैदर ने हैरान होकर पूछा। इसकी नज़रों में एक अजीब सा कराहत और शक भरा हुआ था। सायरा बेगम को मौके मिल गया। क्या बताऊं बेटा, तेरे जाने के 2 माह बाद ही ये गल खुलाकर बैठ गई। हम सब तो सिर्फ तेरे आने का इंतजार कर रहे थे ताकि तो आकर इसकी जिंदगी को घर से निकाल दे। ये बदकिरदार लड़की तो मानने को तैयार ही नहीं कि ये बच्चा तेरा नहीं है। अब तो आ गया है तो सच्चाई बता दे ताकि हम इस नाजायज पुतली को हमेशा के लिए इस घर से दफन करें। सायरा बेगम की आंखों में बदला और फतह की चमक थी। वो खुश थीं कि आज ज़ोफिया की बर्बादी का दिन आ चुका है। इमरान हैदर की आंखों में गुस्से और अजियत की लहर दौड़ गई। वो तेजी से ज़ोफिया की तरफ बढ़ा। इसने ज़ोफिया के सामने खड़े होकर इसे नफरत से देखा। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं।
اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ایک پل بھی وہاں انتظار نہ کرتا۔ سائرہ بیگم خوشی سے چونکی۔ انہیں لگا کہ عمران حیدر اب طلاق کا اعلان کرے گا۔ اگر پہلے پتا ہوتا تو میں اتنے مہینے تمہارے بغیر رہنے کی سزا برداشت نہ کرتا۔ عمران حیدر کا اگلا جملہ بم کی طرح پھٹا۔ اس نے پوری طاقت سے زوفیہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، انہیں اپنے لبوں سے لگایا اور پھر سب کے سامنے بغیر کسی خوف کے زوفیہ کو سینے سے لگا لیا۔ زوفیہ ساکت کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے گرم قطرے بہنے لگے۔ یہ نفرت کی انتہا یا محبت کا آغاز تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زوفیہ بیگم، مجھے تمہاری معافی چاہیے۔ میں وہاں جا کر احساس کر رہا تھا کہ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ مجھے وہاں جا کر تنہائی نے بتایا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کیا گیا، میرا سلوک معافی کے لائق نہیں، لیکن میرا غصہ، اس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ عمران حیدر کی گواہی نے سب کی زبانیں بند کر دیں۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر حیرت اور مایوسی کے سائے پھیل گئے۔ حیدر صاحب کے چہرے پر ایک سکون کا عالم طاری ہو گیا۔ عمران حیدر نے زوفیہ کو اپنے سینے سے لگایا ہی تھا کہ زوفیہ کا لرزتا وجود مزید کمزور ہوا اور وہ لہر کر زمین پر گرنے لگی۔ عمران حیدر نے فوراً اسے اپنی مضبوط بانہوں میں دبوچ لیا۔ کیا ہوا؟ گھبراؤ نہیں، اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صرف میری ہو اور یہ بچہ، یہ میرا ہے، ہمارے رشتے کی تکمیلی نشانی۔ زوفیہ نے اپنے شکستہ وجود کو عمران حیدر کی گرفت میں محسوس کیا، جیسے اس کی زندگی کی ساری اذیت، ساری بدنامی اور ساری تلخی اس ایک لمحے میں دور ہو گئی ہو۔ اس کے وجود کو تسلیم کر کے عمران حیدر نے نہ صرف اس میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، بلکہ خاندان کے سامنے اسے عزت اور حق بھی بخشا تھا۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھے، زوفیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ اب بھی اپنے خوابوں میں جی رہی تھی، یا یہ حقیقت تھی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عمران حیدر نے پیار سے زوفیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تمہارے آنسو اب ختم ہو جانے چاہیے زوفیہ، میں تمہارا مجرم ہوں، تم نے ہمیشہ مجھے گناہ گار سمجھا تھا اور میں بھی مایوسی کی انتہا پر تھا، لیکن یہ ننھا وجود جو تم میرے لیے لائی ہو، یہ ہمارے رشتے کو اور بھی گہرا کر دے گا۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ صرف ایک رات میں اتنا بڑا جادو ہو جائے گا۔ عمران حیدر نے شرارت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ زوفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار اس دکھوں سے بھری زندگی میں ایک شرم سے بھری مسکراہٹ آئی۔ اس کی زندگی کی قربانی اور صبر اب ایک عظیم انعام میں بدل چکا تھا۔ ختم شد۔